नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और एजेंडा में दर्शकों एक बार फिर इलेक्शन। और ये जब तक वन नेशन वन पोल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि अब समय आ गया है, ये जब तक नहीं होगा, हर 15 दिन में इलेक्शन होता है इस देश में, हर 15 दिन में। और इस बार तो बहुत महत्वपूर्ण आया। अभी हरियाणा हुआ था, अभी तो कांग्रेस की रुधाली समाप्त भी नहीं हुई है। जी हां, विपक्ष की रुधाली समाप्त नहीं हुई है। अभी तक तो हाई ईवीएम, हाई इलेक्शन कमीशन का राग चल ही रहा था कि इलेक्शन कमीशन ने जख्म पे नमक नहीं, लाल मिर्च वो भी राजस्थानी निचोड़ दी है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी ये जो 10 सीटों पे होने थे अब 9 पे होंगे, बाय पोल्स अनाउंस कर दिए हैं। जी हां, महाराष्ट्र का इलेक्शन अनाउंस हो चुका है, झारखंड का इलेक्शन अनाउंस हो चुका है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और विपक्ष के लिए भी ये महाराष्ट्र का इलेक्शन। महाराष्ट्र का इलेक्शन राजनीतिक तौर पर छोड़ के फाइनेंशियली भी, इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। देश की आर्थिक राजधानी आमची मुंबई पे राज किसका होगा, यह तय करता है। शरद पवार ने मुंबई को पकड़ के रखा और मुंबई को सेंटर बना के पूरी देश की राजनीति में 30 साल से ज्यादा एक बहुत अहम भूमिका निभाई है शरद पवार। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण है यह महाराष्ट्र के असेंबली चुनाव, कितने महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा। अभी समझिए आप, इस समय अगर मैं आपको यह मौजूदा समीकरण जो आपके इस समय ऑन एयर है, शर्मा क्या बात है, फॉर अ चेंज यू ऑल्सो वर्क। बीजेपी 103, शिवसेना 37, एनसीपी 29, अन्य 22, कुल 201। लेकिन ऐसी चक्कर गिननी चलाई है अमित शाह ने कि पता नहीं वो शिवसेना के कौन कहां है, एनसीपी कहां है कि नहीं है, अजीत पवार एनसीपी है कि, टेक्निकली सबको पता है, अब अनाउंसमेंट आ चुका है। लेकिन ये रियलिटी है और ये है वो डिवाइडेड वाले। लेकिन अगर आज कोई आप लोगों को, मैं बता रहा हूं, मेरी कुछ लोगों से बात हुई साउथ बॉम्बे में, दादर, मतलब हर जगह अलग अलग, मैंने 3-4 लोगों से बात किया। तो लोग कह रहे भैया कैंडिडेट देखना पड़ रहा है दोबारा। पिछली बार जब इलेक्शन किया तब तो शिवसेना थी, जब किया तो एनसीपी थी, इस बार तो दोनों दो हैं और एक बीजेपी के साथ है। तो बहुत कंफ्यूजन है। एक व्यक्ति ने मजाक में बोला भैया कंफ्यूजिया गए, लेकिन उन्होंने सीरियस नोट ना, महाराष्ट्र की राजनीति में ये 3-4 खिलाड़ी हैं दर्शकों। उसमें से एक है देवेंद्र फडणवीस, अनडाउटेडली बीजेपी के टॉलेस्ट लीडर। बीजेपी ने उनसे कॉम्प्रोमाइज करवाया। वो दिन मुझे आज भी याद है, वो खबर सिर्फ हमारे पास थी, मेरा अर्नब के पास, कि देवेंद्र फडणवीस नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं उस समय मुंबई के तो ब्यूटीफुल गवर्नर हाउस के सामने था। आपने सी साइड सुना होगा, वो तीनों तरफ समुद्र है मुंबई के गवर्नर हाउस के सामने, और उसके बाहर खड़े होकर बारिश आ रही थी। खबर आया 1 घंटे पहले कि देवेंद्र फडणवीस नहीं, एकनाथ शिंदे सीएम होंगे, और देवेंद्र फडणवीस मना कर रहे हैं डेप्यूटी सीएम बनने के लिए। नड्डा जी का कॉल आया, अमित शाह जी का कॉल आया, देवेंद्र फडणवीस ने कहा कॉल आया है लेकिन मैं नहीं, वो सब हुआ था, याद है हमें। पर आज समझ आता है कि क्यों सेंट्रल लीडरशिप ने बीजेपी की, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने यह चुना। क्योंकि आज जिस दोराहे पे महाराष्ट्र की राजनीति है, उसमें एक तरफ पुत्र है और एक तरफ शिष्य, एक तरफ बेटा है और एक तरफ शिष्य है। एक तरफ वो बेटा है जो बाप के दुश्मनों के साथ हाथ मिला रहा है और कह रहा है कि मैं पिता के पदचिन्हों पे चल रहा हूं, तो दूसरी तरफ वो शिष्य है जो कह रहा है मैं उसी राह पे चलूंगा जिस राह पे मेरे गुरु चले थे और ना कभी कॉम्प्रोमाइज करूंगा अपने गुरु के दुश्मनों से
और न होने दूंगा। एकनाथ शिंदे ने जब बीजेपी ज्वाइन की तो इसी शर्त या इसी मुद्दे पे की कि जो स्वर्गीय बाला साहब के पुत्र हैं वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं बाला साहब के वैल्यूज से। वो उनकी मराठी की स्पीच का ट्रांसलेशन आज भी मेरे पास है। उन्होंने कहा कि जिंदगी भर बाला साहब ने कहा, हमें सिखाया, ये एक शिष्य बोल रहा था कि कांग्रेस से समझौता नहीं करना, सोनिया गांधी से समझौता नहीं करना, शरद पवार से समझौता नहीं करना, तो फिर कैसे और क्यों? इसीलिए बोल रहा हूं महाराष्ट्र चेंज ऑफ ग्राफिक्स, महाराष्ट्र की राजनीति एक पुत्र और शिष्य के बीच में है और कौन सही कौन गलत ये जनता तय करेगी। आप तय करें कि उद्धव ठाकरे सही या एकनाथ शिंदे सही, पुत्र सही या शिष्य सही। सिर्फ वो इसलिए सही पुत्र क्योंकि वो अपने पिता के बेटे हैं, या वो शिष्य जिसने अपने गुरु की हर बात को, जिसे कहते हैं ना कि लकीर के फकीर लेकिन हिले नहीं, जो सिखाया था गुरु ने उस पर चले। लेकिन लोग कहते हैं सीएम बनने के लिए एकनाथ शिंदे ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो उस पर शिवसेना या एकनाथ शिंदे कहते हैं भैया सीएम नहीं, सोनिया गांधी से कॉम्प्रोमाइज ना करे इसलिए छोड़ा था, और सीएम बनने के बाद भी बोला था आप एक साथ आ जाइए, ये आप ही की पार्टी है, आप बनिए सीएम। उद्धव साहब ने मना किया। ये एकनाथ शिंदे के एक नहीं 4 बार बयान है। तो बहुत कंफ्यूज्ड सिचुएशन है पॉलिटिकली स्पीकिंग इन महाराष्ट्र। हालांकि किसी राजनेता से बात करिए तो बोले बिल्कुल सुपर क्लैरिटी है, लेकिन मैं जनता के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं। लोगों से बात करने के बाद आखिरकार एक समय के बाद दीपक दादा, लोगों को फर्क नहीं पड़ता कौन किस पार्टी में है, यह फर्क पड़ता है कि उनका काम क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में सड़कों की प्रॉब्लम एज यूजुअल, महाराष्ट्र में बाढ़ की प्रॉब्लम एज यूजुअल, महाराष्ट्र मुंबई से बाहर भी है लेकिन उसके बारे में कोई सोचता है या नहीं, यह बड़ा मुद्दा है। मुंबई देश की वित्तीय राजधानी है लेकिन महाराष्ट्र में आज भी लोग सूखे से, किसान आत्महत्या करते हैं अपनी क्रॉप खराब हो जाने, अपनी फसल खराब हो जाने पे। ये रियलिटी है महाराष्ट्र। शरद पवार साहब, शुगर इंडस्ट्री, शुगर लॉबी महाराष्ट्र में बहुत स्ट्रांग थी, आज कहां है ये देखना पड़ेगा। महाराष्ट्र की राजनीति सिर्फ मुंबई सिटी की राजनीति नहीं है, वो आशीष शेलार पे छोड़ दीजिए। मुंबई की राजनीति अलग है, महाराष्ट्र की अलग। और मैं जो ये आपसे 2 नेताओं की बात कर रहा था, इस पे बात आ रहा हूं क्योंकि समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के इलेक्शन में घुस गई। एकनाथ शिंदे कहते हैं कि हिंदुत्व पर कोई समझौता नहीं होगा। कैन आई हैव द एकनाथ शिंदे एंड उद्धव ठाकरे ग्राफिक नाउ ऑन माय राइट एंड लेफ्ट? शर्मा। एकनाथ शिंदे कहते हैं दीपक दादा कि ये बाला साहब की शिवसेना है, हिंदुत्व पर कोई समझौता नहीं। उद्धव ठाकरे पर यह लगता है कि हिंदुत्व विरोधियों के साथ चले गए उद्धव ठाकरे। एकनाथ शिंदे कहते हैं कि आज भी हम गर्व से कहते हैं कि हिंदू हैं। उद्धव ठाकरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से दूर रहे। उद्धव ठाकरे। एकनाथ शिंदे की सेना कहती है कि देश के आगे कुछ भी स्वीकार नहीं, देश के आगे कुछ भी स्वीकार नहीं, ये एकनाथ शिंदे की शिवसेना कहती है। तो उधर एनआरसी पर उद्धव ठाकरे की राय अलग है, ये आपको पता है एनआरसी पर। और हालांकि स्वर्गीय बाला साहब की क्या स्टैंड था पाकिस्तान में हमारे हिंदू भाई बहनों का या बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहनों पर, ये सबको पता है। एकनाथ शिंदे की सेना कहती है कि कांग्रेस से कभी ना हाथ मिलाया था, ना मिलाया है, ना मिलाएंगे। तो वहां यह आरोप लगता है उद्धव ठाकरे की शिवसेना पे कि सत्ता के लिए सोनिया और शरद पवार से हाथ मिला लिया, जो कि चिर प्रतिद्वंदी रहे स्वर्गीय बाला साहब के जिंदगी भर। एकनाथ शिंदे कुर्सी से दूर रहकर वे कहते हैं कि जैसे बाला साहब हमेशा कुर्सी से दूर रहकर सत्ता केंद्रित की थी, उद्धव ठाकरे ने, उनके सुपुत्र ने सीएम बनने के लिए बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया। वो 2.5 साल वाला फॉर्मूला जो कि अमित शाह ने और बीजेपी ने कैटेगोरिकली
मतलब डिनाई कर दिया था कि ये कभी बात ही नहीं हुई, उसकी वजह से। लेकिन फिर पलटवार आता है एकनाथ शिंदे के ऊपर, त्यागी जी, कि भाई खुद सीएम बनने के लिए उन्होंने तोड़ दिया और आरोप एकनाथ शिंदे पे लगाया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये जो पुत्र और शिष्य के बीच की अब लड़ाई है, इसका लिटमस टेस्ट डिसाइड जनता करेगी। इसमें कोई फिल्टर पेपर नहीं है, फिल्टर पेपर जनता है। जनता विल डिसाइड ये ठीक या ये ठीक। लेट्स डिबेट। शिवम त्यागी बीजेपी, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के दुष्यंत नागर स्टूडियो में है मेरे साथ, आरजेडी की प्रियंका भारती मेरे साथ है और वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया। मैं सबसे पहले दीपक दादा आपके पास आ रहा हूं। दीपक दादा, ये पुत्र और शिष्य की लड़ाई में सेम ग्राफिक विद दीपक चौरसिया, ये पुत्र और शिष्य की लड़ाई में आपका न्यूट्रल एनालिसिस क्या है? लोगों से बात हुई, वो कहते हैं भाई सिंपैथी फैक्टर उद्धव ठाकरे के साथ जा सकता है। उनकी पार्टी तोड़ दी, उनका सिंबल ले लिया, पिता के जाने के बाद कुछ छोड़ा नहीं, कमजोर थे उद्धव ठाकरे, लेकिन अब जब आए हैं सो इज गोना हिट बैक। और दूसरी तरफ कि एकनाथ शिंदे वो हैं जिन्होंने हमेशा बाला साहब के असूलों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आपको क्या लगता है? दीपक चौरसिया विद ग्राफिक्स, हटाओ मेरे को। बिल्कुल मैं मानता हूं कि एकनाथ शिंदे ने बाला साहब ठाकरे के उसूलों से कोई समझौता नहीं किया, जबकि हम उद्धव ठाकरे के लिए ये कह सकते हैं, क्योंकि जो बाला साहब कहते थे कि मुझे मुसलमानों के वोट चाहिए नहीं, उनके तुष्टीकरण का आरोप लगा है खुद उद्धव ठाकरे पर, और मुस्लिम वोट उनको वेलकम है, ये बात भी किसी से इनकार नहीं है। और बड़ा मुस्लिम चंक उद्धव ठाकरे की शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में मिला है। सिंपैथी फैक्टर है, लेकिन हमको यह भी ध्यान रखना होगा ऐश्वर्या कि सिंपैथी फैक्टर के चलते लोकसभा चुनाव में जो इंडिया अलायंस है उसको बड़ी सफलता हाथ लगी थी। हालांकि जो वोट डाले गए थे एनडीए को और इंडिया अलायंस को, उसके हार और जीत में मात्र 2 लाख का अंतर था। 2.5 करोड़ के आसपास वोट दोनों को मिले हैं। एनडीए और इंडिया का अंतर मात्र 2 लाख का वोट था। तो बीजेपी विधानसभा चुनाव में और कंफर्टेबल है। इसलिए कंफर्टेबल है, सबसे पहला कारण क्योंकि सिंपैथी फैक्टर यानी सहानुभूति का फैक्टर एक बार उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी को मिल चुका है। दूसरा, हरियाणा चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी, उसका कैडर और उससे जुड़े हुए लोग खासे उत्साहित हैं कि वो एक हारी हुई बाजी को भी जीत सकते हैं। वहीं तीसरी तरफ उद्धव ठाकरे और शरद पवार की एनसीपी समय समय पर कांग्रेस को ये जताना नहीं भूल रहे हैं कि भैया देखिए, आप हरियाणा का जीता जिताया हारे हैं, महाराष्ट्र के अंदर ऐसा मत करना। हालांकि उद्धव चाहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री पद के नेता के तौर पर, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। एक एडिशनल पॉइंट है कि अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री का चेहरा होते हैं तो सिंपैथी का फैक्टर एक बार उद्धव की तरफ और जा सकता है। लेकिन अब ये चुनाव खुला हुआ चुनाव है, जीत का अंतर 0.5 से भी कम है, तो आप समझ सकते होंगे इतना अंतर पाटना बहुत मुश्किल नहीं होता। और जब असेंबली वाइज ये चुनाव होंगे तो और ज्यादा फोकस्ड होंगे, सब एक दूसरे कैंडिडेट को जानते हुए होंगे, और एनडीए का गठबंधन इंडिया के कंपैरिजन में ज्यादा ऑर्गेनाइज है, इसका भी फायदा उन्हें वो मिलता हुआ दिखाई देगा। राइट दीपक दादा, क्योंकि आपकी अपनी रिसर्च टीम के अलावा बॉम्बे में भी आपके स्पेशल कनेक्शन है भाई, आपके भी बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्शन है, आप भी भाई बिग बॉस वाले आदमी, आपका भी सब, आप भी मतलब इधर उधर वालों को सबको जानते हैं, वहां के लोग क्या बात कर रहे हैं। कनेक्शन वालों नहीं, कनेक्शन अंतर की बात कर रहे हैं। नहीं, अंतर की क्या, कांग्रेस का। शिवम जी आ रहा हूं, इधर कांग्रेस बहुत एक्साइटेड है महाराष्ट्र को लेके। दुष्यंत नागर एंड शिवम त्यागी 50-50 है। दीपक जी को मैं ये बताना चाहता हूं, दीपक दादा को 2 वर्सेस 1। अगर 22,000 वोट कांग्रेस की तरफ होते तो हरियाणा में कांग्रेस की संख्या 46 होती। अच्छा, तो वोटों की संख्या के आधार पे जिस तरह से आपने विश्लेषण किया है उसकी तुलना महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। कल था महाराष्ट्र पे, महाराष्ट्र के मुद्दे अलग हैं। क्या है मुद्दे? महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के ऊपर आपने जिक्र नहीं किया। आप करोगे? महाराष्ट्र में बिल्कुल आरक्षण क्यों नहीं करेंगे? तो आपकी जब सरकारें थी तब तो कभी नहीं करा। का प्रमुख मुद्दा है कास्ट सेंसस होगा, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा, उसके आधार पे जो योग्य हैं जी उनको आरक्षण दिया जाएगा। वेरी गुड। दूसरी बात, जितना महाराष्ट्र के अंदर किसान ने आत्महत्या किया है उसका आपने दीपक भाई कोई जिक्र नहीं किया। ये तो मेन इशू है।
और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो किन मुद्दों पे हुआ? नहीं देखिए, मराठा आरक्षण था। शिवम त्यागी जी, मराठा आरक्षण ऐसी चीज है, कांग्रेस खुद तो फंसती है, आपको भी फंसा देती है, और ये बात आप जानते हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ अभी क्या डू एंड डाई सिचुएशन हो गई है। जैसे मतलब अनुराग भदौरिया के साथ सिचुएशन है, उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो वो प्रभु श्री राम के गाना गाने लग जाते, आपको पता है ये बात। तो शिवम त्यागी जी, कांग्रेस अभी उस सिचुएशन में है कि मतलब खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वो मराठा आरक्षण ऐसा उठाएगी कि वो खुद तो फंसेगी, आपको भी फंसा देगी। शिवम त्यागी जी, देखिए, दो तीन मुद्दे ऐश्वर्या जी उन्होंने कहे। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि भाई पुत्र के पास सत्ता या शिष्य के पास सत्ता। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा थे, लेकिन उनके जो शिष्य थे अर्जुन, वो उस समय के सबसे बड़े धनुर्धर हुए। और जब एक बार अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य से पूछा कि मैं तो आपका बेटा हूं, मैं आपका सबसे बड़ा शिष्य और सबसे बड़ा धनुर्धर क्यों नहीं बन सकता, तो उन्होंने कहा कि मैं जब शिक्षा देता हूं तुम तो सिर्फ शिक्षा तक रह जाते हो, लेकिन अर्जुन जो है उससे आगे बढ़कर और भी प्रयास करता है, सीखता है, लड़ता है, मेहनत करता है और गुरु भक्ति में लीन रहता है और कोई गलत काम नहीं करता। इफ माई पार्टी विल बिकम कांग्रेस, आई विल क्लोज माई शॉप, ये तो बाला साहब ने कहा था। उद्धव जी भूल गए इस बैठक। अब आपकी रैलियों में अगर पाकिस्तान के झंडे लहराएंगे, और एक जमाने में बाला साहेब ठाकरे बैठकर महाराष्ट्र में कहते थे कि अगर उधर से पाकिस्तान आतंकवादी हमला होगा तो भूल जाना कि यहां पर किसी को हम कुछ करने देंगे, यहां उतरने देंगे, हालत खराब कर देंगे। और आज उन्हीं के बेटे की रैली में जो है इस तरह के झंडे होते हैं, तो जाहिर है भाई, शिष्य बेहतर या पुत्र बेहतर, देश जान रहा है। शिंदे साहब बेहतर हैं, शिंदे साहब ने अपने जो गुरु हैं उनकी जो बातें हैं उनको माना है, उस पर चले हैं, तो अर्जुन ही जीतेगा जनाब, ये तो बात तय है। अब आगे आता है, जहां तक बात किसानों की करी दुष्यंत जी ने, अरे दुष्यंत जी जहां सरकार में है वहां तो कर लो पहले। 1200 किसानों ने आत्महत्या कर ली। कर्नाटक में क्या कर रहे हो भाई? कुछ है प्लान लान, या बस ऐसे ही आके वो पिछला राज्य में जहां जीते हो, जहां सरकार में हो, वहां पर ना 1200 किसानों की आत्महत्या रुकी, ना वहां पर जो है आपसे इकोनॉमिक हालात ठीक हुए, ना वहां पर आपसे कास्ट बेस्ड सर्वे ये आप कास्ट सेंसस की बात करते हैं ना, करवा दीजिए भाई। कर्नाटक में सरकार है आपकी, कौन रोक रहा है? हम रोक रहे हैं क्या आपको? तेलंगाना में सरकार है, कर दीजिए, हम रोक रहे हैं क्या आपको? हिमाचल में सरकार है आपकी, कर दीजिए, हम रोक रहे हैं क्या आपको? जब पिछले वादे पूरे हुए नहीं, किसानों की आत्महत्या रुकी नहीं, आगे जाकर कहानियां बनाना शुरू कर देते हैं, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। पहले तो मेरा एक निजी निवेदन भी है, पहले तो ये हरियाणा में जो हार का दर्द अभी तक दिल में बसा हुआ है, इससे निकलकर चलो तो सही। क्या प्लानिंग है, क्या प्रोजेक्शन है, कौन क्या बनेगा, कुछ आइडिया अगर हो तो बताइए मुझे। मैं तो एक चीज, मैं प्लीज मुझे रहने दीजिए ना। आपने कहा मराठा आरक्षण, बिल्कुल हम उस पर बात करते हैं। मैं तो कहता हूं कि मराठवाड़ा की जो 46 विधानसभा सीटें हैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने ऑलरेडी प्रभारी जो है नियुक्त कर दिया है। विदर्भ की जो 62 सीटें हैं उन पर ऑलरेडी प्रभारी नियुक्त कर दिया है। बाकी जो सीटें हैं उनको सर्वे को लेकर भी हम 15 तारीख तक पार्टी में इंटरनल काम कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो भाई? आप तो अपनी समीक्षा से ही नहीं निपट रहे कि वो जलेबी और पलाना और ये और वो और हरियाणा, कुछ नहीं होने वाला। अब आप वोट शेयर्स पर आते हैं। वोट शेयर्स की जहां तक बात है, अरे लगातार नहीं बोलना है भाई। वोट शेयर की जहां तक बात है, वोट शेयर की अगर स्थितियां हम बात करें, आप हरियाणा की कहते हैं बहुत बढ़िया, लेकिन अगर इसके परस्पर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो 2.5% वोट शेयर हमारा ज्यादा है वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और इससे, लेकिन बावजूद उसके 13 सीटें कम है हमारी। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र में जो स्थितियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए बेहद बेहतर है। हम सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस जो एक ट्रैक पकड़ने की कोशिश कर रही थी और ये कास्ट सेंसस तक लेकर तमाम जो मुद्दे उन्होंने उठाए वो ना उनके हरियाणा में चले हैं, ना उससे पहले लोकसभा में चले हैं, ना उससे पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में चले हैं, ना ही आगे चलने वाले हैं, क्योंकि रीजन है। ओके, लेकिन पता है प्रियंका भारती जी, आपको नींद क्यों आ रही है या क्यों आप बोर हो रहे हैं? तो आगे क्या करोगे? इट्स नॉट अबाउट प्रियंका जी, इसलिए नहीं कि आप शिवम त्यागी की बात से आप बोर हो गई हैं। आपको पता है कि क्या बोलेंगे आप, आपको एग्जैक्टली पता है कि विपक्ष को ऑपोजिशन में क्या होने पे, मतलब ऑपोजिशन का महाराष्ट्र में क्या होने वाला है। बेचारे सो जाएं या जगे रहें, क्या ही फर्क पड़ने वाला है? नहीं, उनको नींद आ रही थी। शी वाज जस्ट यॉर्निंग, शी माइट बी टायर्ड, बट आई एम जस्ट ऑन अ लाइटर नोट सेइंग प्रियंका जी, इसलिए नहीं, आमतौर से ऐसी हरकतें अनुराग भदौरिया करते हैं, लेकिन जब आपने किया तो आई हैड टू टेक एन अंडरहैंड। मैं मजाक में कह रहा हूं मैम, ऑपोजिशन का क्या होने वाला है ये एग्जैक्टली आपको पता है। अनम्यूट करना है मैम, अनम्यूट मैम, अनम्यूट प्लीज। ऑलरेडी मैं अनम्यूटेड हूँ, अगर मेरी आवाज नहीं जा रही है तो आ रही है मैम, बताएं। जी बोलिए मैम। अनुराग जी आ रहा हूं ताकि आप खुल के बोल सके बाद में। भी आ रही थी क्योंकि जैसे मैं शिवम त्यागी जी को सुनती हूँ, इनके 5वें लाइन में पाकिस्तान तो जरूर आता है, इसलिए मुझे लग रहा था कि आखिर रुकेंगे कब, मतलब ये सिलसिला कब तक आखिर जारी रहेगा।
अब ये कह रहे थे कि हमारे लिए बहुत आसान होने वाला है महाराष्ट्र का चुनाव। नहीं आसान होगा, कैसे होगा? यहाँ पे मोदी जी के बलात्कारी गुरु राम रहीम तो है नहीं जिनको पैरोल पर छोड़ा जाएगा कि चुनाव से जस्ट पहले छोड़ा जाए ताकि वो चुनाव को अफेक्ट करे। ये तो होने वाला है नहीं। महाराष्ट्र, पता होगा आपको, महारों का राष्ट्र, दलितों, पिछड़ों, शूद्रों का राष्ट्र, जिसके नाम पर ही ये स्टेट पड़ा, वहां पर आप कभी भी पूरी तरह से आप मराठा आरक्षण के विरोध में रहे। सभी लोगों को पता है। शिवाजी की मूर्ति गिराई थी आपने, अपमान किया था, याद है ना आपको? इसका बदला महाराष्ट्र लेने के लिए तैयार है। बाबा सिद्दीकी की हत्या, उसके लिए भी लोग तैयार हैं। मतलब गुजरात के जेल में बैठा हुआ एक टपोरी, एक गैंगस्टर इतना बड़ा गुंडा हो गया कि वो किसी विधायक को गोली मरवा दे रहा है, कुछ करवा दे रहा है, हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। आप लोग कह रहे थे ना कि हम लोग कानून का राज लाएंगे, ये राज लाएंगे, गैंगस्टर राज ला के छोड़ दिए हैं। इस बेसिस पर चुनाव जीतने की उम्मीद रख रहे हैं क्या आप लोग? मुझे इसका जवाब दीजिए। कास्ट बेस्ड सेंसस का मुद्दा आता है तो पता नहीं क्यों फटाक से टेप लग जाती है। फिर पाकिस्तान बोलेंगे, फिर हम मराठा आरक्षण की बात बोलेंगे तो ये हिंदुत्व करेंगे। आइए आरक्षण के मुद्दे पे आइए, जातिगत जनगणना के मुद्दे पे आइए, हमारे पिच पे भी तो आइए, 90% की बात तो करिए। कब तक सिर्फ हिंदू बिगुल का गाना बजाते रहेंगे आप लोग? त्यागी जी, माना कि शिष्य ज्यादा काबिल हो सकता है पुत्र से, काबिलियत सबसे ऊपर है, लेकिन ये लॉरेंस बिश्नोई आपकी काबिलियत के परखच्चे उड़ा रहा। अनुराग दादा आ रहा हूं इन 30 सेकंड्स। अनुराग दादा, प्रियंका जी का मुझे अब मुझे प्रियंका जी का समझ में आ गया व्हाई शी वाज यॉर्निंग। तैयारी अगर बेहतर हो तो मुझे लगता है डिबेट बाय डिफॉल्ट ही बेहतर होती है। इन्होंने कहा कि राम रहीम को छोड़ दिया, इस वजह से हरियाणा जो है हम जीत गए। भैया सिरसा जो राम रहीम का बेस है, वहां पर 5 विधानसभा की सीटें भाजपा 5 के 5 हार गई। फिर उनकी वजह से कैसे जीत गए हम, कमाल बात हो गई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फतेहाबाद में 3 सीटें हैं जो उनके प्रभाव की मानी जाती है, तीनों हार गए हम। अरे जबरदस्ती कुछ भी बोलना है। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमारे पिच पर भी तो आइए। अरे हम तो उसी पिच पर खेल रहे हैं, लेकिन जिनके साथ चुनाव लड़ते हो कभी उनको भी अपनी पिच पर लाओ। तेजस्वी यादव जी का तो भाई भाई वाला संबंध है ना राहुल गांधी जी से, साथ में दोनों मटन बनाते हैं मिलकर। तो काहे राहुल गांधी जी को कास्ट सेंसस का जो सर्वे है उसको बाहर नहीं करा देते? कर्नाटक में कराइए ना, दोनों मित्र हैं, दोनों मिल बैठकर मटन खाते हैं, तैयार है, सब कुछ मामला है। कहिए डीके शिव कुमार को लेकर आए जो मना कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि जो नहीं लाते। कहिए ना, पी चिदम्बरम जी 2013 में फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहते हैं दैट इफ वी पुट आउट द कास्ट सेंसस डेटा देयर विल बी डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस। बीच में नहीं चिल्लाना है। मैं आपके ऊपर नहीं बोला था, नींद भगाने का यह तरीका नहीं हो सकता कि एक दूसरे के ऊपर चिल्लाएं। थैंक यू। अब मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, विषय बहुत साफ है। चुनाव में जो इनकी हालत खस्ता हुई है उसको देखते हुए डरे हुए ईवीएम पर सवाल ऑलरेडी उठा चुके हैं। और आज झारखंड और इसके साथ साथ जो है महाराष्ट्र के चुनाव जैसे ही अनाउंस हुए तमाम ईवीएम पर रोना शुरू कर दिया है कांग्रेस ने। और अंत में एक और चीज कहना चाहता हूं, हम बिल्कुल डरे हुए नहीं है जी। मैं कहता हूं लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम आ रहा है, लेकिन बावजूद उसके 25 टीमें जो है काम कर रही हैं, सभी एंगल पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हम किसी को बख्शने वाले नहीं है, हमारा बिल्कुल क्लियर एजेंडा है। और इन्होंने कहा कि पाकिस्तान का नाम क्यों लाते हो? अरे भाई, जब झंडे अपनी रैलियों में लहरवाओगे तो हम नाम भी ना लें? आप समर्थन ले लो, हम नाम भी ना ले। पाकिस्तान का गजब बात हो गई, क्यों ना ले भैया? हम तो लेंगे नाम ऐसे। और अब तैयारी कीजिए, ईवीएम से बाहर निकलिए। हरियाणा हार चुके हो, 3 राज्य और हार चुके हो, लोकसभा हार चुके हो, और महाराष्ट्र और झारखंड भी हारोगे। एक बात सिर्फ मेरे को अभी तक बहुत इंटरेस्टिंग लगी। ओके शिवम त्यागी, प्रियंका जी, ओके देखिए, आपका वो रेपिस्ट राम रहीम का नाम लेने से आप उन्हें बाबा मान सकते हैं, मैं तो उसे बाबा नहीं मानता। एक बात अच्छा हुआ कि कम से कम शिवम त्यागी ने ऑफिशियली दीपक दादा ये कह दिया, तो अगली बार मैं ये मांगता हूं कि कुछ इलेक्शन या बाय इलेक्शन आए तो इतनी आसानी से पेरोल नहीं मिल जाएगा, क्योंकि बीजेपी ऑफिशियली मान रही है कि भाई राम रहीम के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंस वाले इलाकों में वो हार रहे हैं। सो इट्स ओके, लेट द रेपिस्ट बी बिहाइंड बार्स वेयर ही इज एक्सपेक्टेड टू बी। रेपिस्ट को रहने दीजिए सलाखों के पीछे। दीपक दादा और फिर अनुराग भदौरिया, क्विक इंटरवेंशन। अनुराग भदौरिया को बराबर का टाइम मिलेगा। अनुराग दादा, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आ रहा हूं। हाँ, दीपक दादा क्विक। मैं सीधा वो तो जबरदस्ती लड़के ले लेंगे। मैं सीधा सवाल दुष्यंत नागर जी से पूछना चाहता हूं। अच्छा पूछे। पहला सवाल दुष्यंत जी ये कि आपने आज वही गलती की है जो हरियाणा चुनाव में आपने जाट प्लस दलित का इक्वेशन बना लिया था, वही गलती यहां पर की है। आपने मराठा आरक्षण की बात तो कर दी, लेकिन ओबीसी को आप भूल गए।
अगर ये गलती करेंगे ना तो 28% वहां मराठा हैं, लेकिन 38% ओबीसी हैं। इसको भी ध्यान में रखिए। मुझे पता है मुसलमानों का वोट बैंक यानी माइनॉरिटी का वोट बैंक, हालांकि मैं मुसलमानों का ही वोट बैंक कहूंगा क्योंकि माइनॉरिटी में जैन भी है, बौद्ध भी हैं, सिख भी है, सब हैं, वो आपके फेवर में जरूर जाएगा क्योंकि ये गैर भाजपा वोट बैंक है। लेकिन प्लीज किसान आंदोलन का नाम मत लीजिए दुष्यंत नागर जी। किसान आंदोलन का जितना इम्पैक्ट हरियाणा के अंदर था, उसके बावजूद आपके सबसे बड़े किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी वहां पर 1170 वोट पा पाए। और हरियाणा का किसान आंदोलन अब कहां हवा हो गया है आप खुद जानते हैं। I am not talking about चढ़ूनी। I don't talk about inconsequential people. Please, thank you. वो चीजें मैं आपको रिलैक्स कहना चाहता हूं। अनुराग, नहीं, मैं आपकी एक नहीं सुन रहा हूं। रिलैक्स करिए दुष्यंत नागर जी, इनकॉन्सिक्वेंशियल लोगों की बात मत कीजिए। अनुराग भदौरिया से बात कर रहा हूं। अनुराग भदौरिया, शिवम त्यागी, आपको अनुराग जी क्या ऑपोजिशन को भी समझना नहीं चाहिए? आपको हरियाणा आप हारे, अभी महाराष्ट्र में तो अपनी गलतियों से सीखिए। महाराष्ट्र में पुत्र वशिष्ठ शिष्य है, शिष्य के पास देवेंद्र फडणवीस जैसा स्ट्रैटेजिस्ट है, पुत्र के पास क्या है? शरद पवार साहब, जिनके पास अपनी पार्टी नहीं है। मैं समझा नहीं आप किसकी बात कर रहे हो? पुत्र तो वहां पे सेना में भी है, एनसीपी में भी है, किसकी बात कर रहे हैं आप? बीजेपी में भी है, किसकी बात कर रहे हैं? बात हो रही है, जरा इसका थोड़ा क्लियर हो जाए तो अच्छी बात है। अभी तक जिनके आपको पुत्र हैं वो राजनीति में हैं। तो नहीं, पुत्र तो बहुतों के हैं और पुत्रों के होने से कोई खराब नहीं, लेकिन मैं बात एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की कर रहा हूं। लेकिन आपकी आदत है आप हर चीज, हाँ बोलिए। नहीं, सवाल है इससे साफ पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो माने परेशानी, हार की जो परेशानी है, खौफलाहट है, वो चीख के बाहर आ रही है। अरे भाई, एक चुनाव क्या जीते, वोट परसेंटेज फिर भी वहां इंडिया गठबंधन का ज्यादा था, ठीक है, ज्यादा सीटें आ गई, इतने उत्साहित हो गए महाराष्ट्र। आप नहीं हुए थे 24 में जब आपकी आई थी? अरे भाई, हम तो जीतते हैं, फिर जीतेंगे और 10 की 10 सीटें जीतेंगे। 9 सीट पे चुनाव हो रहा है, हाँ। 1 सीट पे चुनाव 9 में हो रहा है, करवाएंगे, सुन लीजिए, वो भी करवाएंगे। डर भले उनको लग रहा है। अभी सुना है कि वो जो पिटीशन जिसने पिटीशन डाली थी गोरखनाथ बाबा जी ने, वो अब वापस ले रहे हैं। मिल्कीपुर से इतना डर लग रहा है, प्रभु राम की नगरी से डर गए भाई। प्रभु राम का आशीर्वाद हमारे साथ है और रहेगा, पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। प्रभु राम का आशीर्वाद रहेगा, जनता का आशीर्वाद रहेगा। आपके साथ तो कोई आशीर्वाद नहीं है, कोरी हंसी है ही। अब ही करने से तो काम चलेगा नहीं। इसको खिसियानी वाली हंसी बोलते हैं, इसको बोलते हैं खिसियाना। ये हंसी नहीं होती है, कोरी हंसी से कोई काम नहीं चलने वाला। अब सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर में बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारने जा रही है, महाराष्ट्र में बुरी तरह हारने जा रही है। बातें भी कर लो। गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है, लेकिन जो इनका एनडीए गठबंधन है उसमें अभी तक यही नहीं तय हो पाया कि मुख्यमंत्री उनका कौन बनेगा। अभी तो मुख्यमंत्री में तलवारें खींचेगी। हमारा मुख्यमंत्री देखिए अभी दबादब पूछेंगे, अपना नहीं बताएंगे इनका मुख्यमंत्री कौन होगा। भाई, आप 150 सीटों पे कह रहे हो आप लड़ने जा रहे हो तो मुख्यमंत्री, इसके मतलब आप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। अच्छी बात है, बोल दीजिए कि बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं होगा, अभी बोल दीजिए, तुरंत के तुरंत बोल दीजिए, चटफट बोल दीजिए कि हमारा मुख्यमंत्री नहीं होगा। तब तो अभी नहीं बोलोगे, बोलेंगे नहीं अभी नहीं, बाद में तय होगा। क्यों? मन में लड्डू फूट रहे हैं। तो इसलिए आप समझ लीजिए, जनता सब समझ रही है कि वहां पे जो इंडिया गठबंधन में एनसीपी भी मुख्यमंत्री बनना चाहती है, शिवसेना शिंदे गुट भी मुख्यमंत्री बनना चाहता है और बीजेपी भी मुख्यमंत्री बनना चाहती है। तो वहां तो मुख्यमंत्री का झगड़ा भी बहुत बड़ा है। लेकिन जो हमारा इंडिया गठबंधन है वो मजबूत है, वहां कोई झगड़ा नहीं है। इनका बहुत मजबूत है, जनता के मुद्दे पर लड़ने जा रहे हैं। कैसे? एक बात और, दूसरी दीपक दादा, बहुत इंटरेस्टिंग है दीपक दादा, बोलिए। नहीं, एक सेकेंड और मजेदार बात तो ये होगी, अभी आपने देखा होगा कि जब बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, आरजेडी के प्रवक्ता जब बोल रहे थे, तब आपने सुना होगा इनको कितना लगाव होता है प्रियंका जी को भी लगी। जब कोई नहीं, जब इन्होंने बाबा का नाम लिया जिसपे आरोप है बलात्कार का, तुरंत आ गए सामने, अरे नहीं सिर्फ हारे हम, देखो जहां उसका इन्फ्लुएंस था वहां हम हार गए। अरे जब हार गए तो बुलाया क्यों था? पेरोल क्यों दे रहे थे? पेरोल भाई? जब हारना ही था तो पेरोल क्यों दे रहे थे? इसके मतलब मंशा क्या थी, जनता को बता के जाइए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है
कि आप जनता के मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ते हो। ओके, हमने देखिए सवाल ये है, पहले भी बोला था, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा सुन के दीपक दादा। शिवम जी आ रहा हूँ, काउंटर कीजिए। नहीं सुन लिया अनुराग जी, मेरे को बहुत अच्छा लगा दीपक दादा ये बोलते हुए कि अनुराग भदौरिया जिनसे पूरे 24 के इलेक्शन में हर दिन पता नहीं 900 मतलब 700 800 900 बार मैंने पूछा होगा कि आपकी नेता कौन, आपके नेता कौन, वो कहते हैं ऐश्वर्या चुटकी में डिसाइड कर लेंगे, चुटकी में। आज वो पूछ रहे हैं कि तुम्हारा नेता कौन। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के, एटलीस्ट नहीं बहुत अच्छा लगा मुझे कि एटलीस्ट आप ये पूछ रहे हैं, आप पूछ रहे हैं बीजेपी से तुम्हारा नेता कौन, तुम्हारा नेता कौन, तुम्हारा नेता कौन। क्योंकि जब हम आपसे पूछते, दीपक दादा की लाइट चली गई, ठीक करो। क्योंकि जब हम आपसे पूछते थे कि विपक्ष का नेता कौन, तो आप कहते थे ऐश्वर्या तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम्हारे बस का नहीं है, चुटकी में हम नेता डिसाइड करेंगे, चुटकी में। तो अभी चुटकी में चिपकाओ टाइप सिचुएशन नहीं है गुरु, समझ रहे हो आप? इनसे पूछो, नहीं इनको पूछो, अभी पूछो, इनसे पूछो। अरे इनसे पूछो, क्या पूछो, अभी पता है इलेक्शन हो रहा है बॉम्बे। देखिए दीपक दादा, शिवम जी आ रहा हूं, शिवम जी आ रहा हूं, दीपक दादा एडमी, थैंक यू वेरी मच। महाराष्ट्र में देखिए ये एक रियलिटी है कि बीजेपी ने सारे विपक्ष के आधे से ज्यादा नेता तो अपने साथ मिला लिए। अशोक चव्हाण, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, मतलब और 2-4 नाम आप ले सकते हैं। तो ऑपोजिशन तो बचा, मतलब बहुत आप समझ रहे हैं जो स्टेट लीडर, इसका खामियाजा कहीं बीजेपी को तो नहीं भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एक फैक्शन है जो ये सोचता है कि ये जो इधर उधर से मिला के जो पूरी खिचड़ी तैयार की थी राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे को सीएम बनने से रोकने के लिए, ये कहीं उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा, ये कहीं बैकफायर तो नहीं कर जाएगा। दीपक चौरासिया विद ग्राफिक्स। मैं बिल्कुल मानता हूं ऐश्वर्या, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनका सबसे ज्यादा अननेचुरल अलायंस अजीत पवार के साथ है। अजीत पवार अभी भी इस गठबंधन के अंदर बने हुए हैं, और अजीत पवार के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि दशकों से कांग्रेस का, बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, अजीत पवार के कार्यकर्ता से जमीनी स्तर पर सीधा मुकाबला करते हुए आया है। इसीलिए दबे छुपे शब्दों में आपको बीजेपी का कैडर खुलकर ये कहता, आपको ये बीजेपी का कैडर कहता हुआ मिल जाएगा। कुछ नेता भी दबे छुपे हुए शब्दों में कहते हुए मिल जाएंगे। आरएसएस के कई नेता कहते मिल जाएंगे कि अजीत पवार का साथ होने का घाटा भी हमको हो सकता है। लेकिन हाँ, ये एक चुनौती है, बीजेपी इसको चुनाव के वक्त किस तरीके से हैंडल करती है, क्योंकि विधानसभा सीटों में हार जीत का स्तर बहुत कम वोटों से डिसाइड होता है। तो ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। मैं निसंदेह मानूंगा ऐश्वर्या कि बीजेपी के लिए ये चुनौती है, अजीत पवार प्लस बीजेपी के अलायंस को जनता की नजरों में एक्सेप्टेबल बनाना। शिवम त्यागी जी, देखिए आसान नहीं होने वाला है। हरियाणा भी आसान नहीं था, बट यू ट्रायम्फ्ड। बीजेपी ने ऑपोजिशन को जवाब दिया, ऑपोजिशन रीकिंडल कर रहा है, वो अपने आप को री इन्वेंट कर रहा है, ओनली मी विद द ग्राफिक्स ऐसा है। लेकिन एक कैरेक्टर जो महाराष्ट्र के इलेक्शन में अचानक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, और वो कोई पॉलिटिकल कैरेक्टर नहीं है, वो है लॉरेंस बिश्नोई का कैरेक्टर। ये गैंगस्टर जो कि अहमदाबाद की जेल में है, शिवम त्यागी जी, जेल से पाकिस्तान के गैंगस्टर से बात कर रहा था, इंटरव्यू दे रहा था जर्नलिस्ट को, कनाडा में शूटर्स से बात कर रहा था, एक और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को सरेआम पंजाब में मर्डर करा रहा था। उसने अब मुंबई की सड़कों पे, और एमएलए, और वो भी कोई आम एमएलए नहीं, बाबा सिद्दीकी, जिनके बारे में मैंने कल बोला था, वेल कनेक्टेड, बिल्डर लॉबी, पॉलिटिकल सिस्टम एंड बॉलीवुड, ये त्रिकोण को अगर किसी ने पाटा था तो वो बाबा सिद्दीकी थे। जो आदमी सलमान खान और शाहरुख खान को एक साथ ले आए, तो कुछ तो होगा ना बॉलीवुड। पॉलिटिक्स में उनका किससे क्या कनेक्शन था एग्जैक्टली पता है सबको। कोई बहुत क्लीन इमेज नहीं थी, लेकिन जो थी वो थी, जनता के विधायक थे। सरेआम गोली मार दी जाती है उनको। लॉ एंड ऑर्डर पे तो सवाल उठेगा, विपक्ष तो उठाएगा, कांग्रेस तो उठाएगी कि क्या मुंबई में, महाराष्ट्र में गैंग्स दोबारा हावी हो रहे हैं, क्या दोबारा गन्स बोलेंगी महाराष्ट्र में। शिवम त्यागी, महाराष्ट्र ग्राफिक्स। देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि हाँ, जाहिर है जिस तरह की ये स्थिति हुई है, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, उचित नहीं है। लोकतंत्र में इनकी कोई जगह नहीं है, और इस तरह की तस्वीरें होनी नहीं चाहिए। महाराष्ट्र
पूरे तरीके से शांत है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार के अंतर्गत, और आगे भी शांत ही रहने वाला है। इस गुत्थी को भी जो है क्राइम ब्रांच सुलझा लेगी। 25 टीमों का काम ही सिर्फ ये है कि तार जहां तक भी है हम वहां तक उखाड़कर इसको बेहतर करेंगे। हमारे लिए मुंबई की सुरक्षा, महाराष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है और हम उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। लेकिन अब आपने जो है बातें पूछी अनुराग भदौरिया से, कैसे जीतो। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली वी आर रेडी हम। लेकिन इसके अलावा आपने अनुराग भदौरिया से पूछा कि भाई अनुराग जी को लड़ेंगे, मुश्किल है ऐसे मेरे साथ। अरे भाई कौन है अनुराग भदौरिया? कौन है? पूछता है नहीं इनकी पार्टी को। समाजवादी पार्टी के लिए अगर मैं बात करूं तो दीपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि केंद्रीय स्तर पर उनसे हमारा अलायंस होगा। राज्य में इनको कोई नहीं पूछता, इनको एक सीट दी थी, गठबंधन इनका हुआ नहीं। तेजस्वी यादव जी का गठबंधन कहीं हुआ नहीं, एक को सीट इनको कहीं मिली नहीं, इनको कोई पूछ रहा नहीं। महाराष्ट्र में इनको कोई पूछ रहा नहीं, नेता इनके पास है नहीं, स्थितियां इनकी खराब है, कांग्रेस वाले इनको कुछ मानते नहीं, चुनाव इनके साथ राज्यों में लड़ते नहीं, और ये यहां पर आकर इस तरह के हमारा इंडिया अलायंस मजबूत है, बहुत मजबूत है, हम ऐसे हो जाएंगे, हम वैसे हो जाएंगे, हरियाणा में 65 जीतेंगे, ऐसे जीतेंगे, वैसे जीतेंगे। अरे कहीं नहीं जीत रहे भाई, आप कहीं नहीं जीत रहे। इनकॉम्पिटेंट नेताओं को लेकर चुनाव नहीं जीते जाते। राहुल गांधी एक इनकॉम्पिटेंट नेता है, कांग्रेस यूनिट पूरे तरीके से बुरे हाल में है, नहीं जीत सकते चुनाव। कहां से जीतेंगे भाई जब नेता ही नहीं बचे इनके पास। और एक और चीज कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र की जनता इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझती है कि इनके जो सारे मुद्दे हैं जिन पर ये चुनाव लड़ रहे हैं, वो सारे मुद्दों पर ये लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं और हारते आ रहे हैं, आगे भी हारेंगे। हम पूरे तरीके से तैयार हैं, जनता के बीच में है, काम कर रहे हैं, पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीत कर आएंगे। लेकिन ये इनको तय करना है कि बार बार जनता को झूठ बोलकर जनता के बीच में जाते हैं, हार कर वापस आ जाते हैं और न्यूज चैनल पर अपनी सरकार बनाते हैं। न्यूज चैनलों पर सरकार नहीं, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। प्रियंका जाना पड़ेगा। ओके, प्रियंका जी एंडिंग कमेंट्स। प्रियंका जी एंडिंग कमेंट्स सबको लाइए, एवरीवन ऑन इट। प्रियंका जी एंडिंग कमेंट्स मैम। प्रियंका जी देखिए ऐश्वर्या जी, बात बस इतनी सी है कि कल ही महाराष्ट्र में बाबा साहब के धर्म प्रतिज्ञा दिवस को मनाया गया है और वहीं पर जहां बाबा साहब का गढ़ है अंबेडकर जी का, वहीं पर एक ब्रिटानिया हुकूमत में महारानी को पूछने वाले लोगों का भी गढ़ है। तो ये लड़ाई पूरे आर पार की है। अकलियत, दलित, पिछड़ा, आदिवासी एकजुट होकर के जो ब्रिटानिया हुकूमत को पूजने वाले लोग हैं उनको धक्का देकर हरियाणा में नहीं थी। नहीं, होल्ड ऑन शिवम, होल्ड ऑन शिवम, नॉट एवरीवन। दलितों की ये जो आप बर्तानिया, देखिए ये जो आपने बीबीसी इतना सुना है ना, और आप बर्तानिया की सरकार, ये बीबीसी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री आई है। बीबीसी, आपने बीबीसी की डॉक्यूमेंटियां बहुत हो सकता है सुनी हो प्रियंका भारती जी, क्योंकि जैसे आपने बर्तानिया बोला ना, क्योंकि मैंने कार्यरत रहा हूं, मैंने भी काम किया है उस संस्था में फॉर जस्ट फ्यू इयर्स, लेस देन अ डेकेड, प्लीज अंडरस्टैंड। तो बीबीसी के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनी है ना, वो भी जरा देखिएगा, आनंद आएगा आपको। दीपक चौरसिया, दादा एंडिंग कमेंट्स। बर्तानिया बोलना भूल जाएंगे फिर आप। दीपक दादा, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा ऐश्वर्या, प्रियंका जी आ रहा हूं मैम, चलते चलते कि ये चुनाव बेहद, मैम आपको ऑडियो नहीं जा रहा हूं। मैं कम से कम ये जरूर मानूंगा कि इस चुनाव के बाद जो है, हारने के बाद कोई नया मुद्दा, कोई नया बहाना लोगों का ना मिले। और जब भी चुनाव होता है तो सबसे बड़ी बात ये होती है, भारत में प्रजातंत्र मजबूत होता है, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे जम्मू कश्मीर का चुनाव है, और हर प्रजातंत्र के परों पर मैं खुश होता हूं। हाँ, राजनीतिक पार्टियों के सामने चुनौती बड़ी है, हर कोई अपने गठबंधन के हिसाब से बनेगा, बात करेगा, अपने नैरेटिव बनाएगा भी, और उसका मौका भी और दस्तूर भी। लेकिन मैं कहूंगा हर चुनाव भारत में ये स्थापित करता है कि भारत में प्रजातंत्र की जड़ें कितनी गहरी और मजबूत है। मुझे लगता है कि हरियाणा, झारखंड और जो उपचुनाव भी हैं वो भी एक बार फिर से साबित करेंगे। दुष्यंत नगर, बाला साहब ठाकरे जी ने ही उद्धव ठाकरे जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। वो उनके शिष्य भी हैं, उनके उत्तराधिकारी भी, और उनके बेटे भी है। असली शिवसेना इंडिया अलायंस के साथ है और इंडिया अलायंस की सरकार महाराष्ट्र में बनने जा रही है। जो भी भ्रम फैलाया जा रहा है, जनता उसको नकार देगी। ओके, शिवम त्यागी। अनुराग जी आ रहा हूं, रिलैक्स आ रहा हूं। शिवम त्यागी, बस यही कहूंगा कि वो एक शायरी है ना कि सोचूं तो सारी उम्र मोहब्बत में कट गई और देखूं तो एक शख्स भी मेरा ना हुआ। आप इस गुमान में बैठे रहिए कि जनता आपको जिताने वाली है, सब आपके साथ हैं
और आप जीत जाएंगे। यही आपके साथ हरियाणा में रहा, यही आपके साथ 3 राज्यों में रहा, यही आपके साथ 2024 में रहा, यही आपके साथ महाराष्ट्र में होने वाला है और यही झारखंड में। वजह है आप जब तक इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, टॉप लीडरशिप में सुधार नहीं करेंगे, कुछ नहीं बदलने वाला। जनता समझदार है, जानती है किसके साथ जाना है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार बनाने वाली। बैटरी 99 कैसे हुई? ओके, अनुराग भदौरिया ईवीएम पर आ गए, ये देखिए। अरे आने दीजिए ईवीएम, इतना तो भैया जनता पे जाना पड़ेगा, ईवीएम पे जाने से कुछ नहीं बेहतर होता है। जनता पे जाना पड़ेगा। हाँ बोलिए। देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में थके हारे ईवीएम ध्वस्त हो चुकी है, जहां पे दंगा हो रहे हो, जो कितनी सीट जीतेंगे महाराष्ट्र में गुरु? जहां पे महाराष्ट्र में जिस तरह से सरेआम हत्या कर दी गई हो और ये उसको रोक नहीं पा रहे हो। तार जुड़े हुए हैं, पता नहीं तार कहां खोज रहे हैं भैया, कि तार ही नहीं खोज पा रहे हो। तो इसके मतलब सरकार किसी काम की नहीं है जो तार ही नहीं पकड़ पा रही हो। पिलर होता तो समझ में आता, कोई पिलर है मजबूत गड़ा हुआ है तो ताकत लग रही है, एक तार नहीं खोज पा रहे हो। इसके मतलब इस पे डिसएग्री, क्योंकि पिलर तो है, देवेंद्र फडणवीस भी है, एकनाथ शिंदे भी है, बट दिक्कत क्या है कि ज्यादा पिलर हो गए। दिक्कत ये अनुराग भदौरिया गलत तरफ जा रहे हो। पिलर है लेकिन पिलर ज्यादा हो गए। मी ओनली मी एंड आई एम एंडिंग विद इट। देखिए, अजीत पवार भी यहां है, देवेंद्र फडणवीस भी है, एकनाथ शिंदे भी है। एक बार तो देवेंद्र फडणवीस को समझा लिया, कितनी बार समझाएंगे? इस पे एक अलग एनालिसिस हो सकता है दीपक दादा, 40 मिनट का पूरा। तो महाराष्ट्र के ऊपर, झारखंड के ऊपर और उत्तर प्रदेश की उन 9 सीटों पर एक सीट का एनालिसिस लेके आएंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और जरा एक बार और खत्म करने से पहले, एग्जिट पोल वाले आजकल दिख नहीं रहा है, क्या हुआ भाई? ये हरियाणा के बाद कोई दिख नहीं रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच।